चलो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर। ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी शो सिमिलरिटी एंड डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्ट ईयर एगो। हमें कौन सा करने हैं? कंपैरेटिव एनाटॉमी में और मॉर्फोलॉजी में जो सिमिलरिटी दिखाते हैं डिफरेंस अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्ट ईयर एगो। सच सिमिलरिटी जो हम इंटरप्रेट करते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर शेयर होते भी हैं या नहीं भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल, बेट, चीता, ह्यूमन or mammal share similarity in pattern of bone of forelimbs, though these forelimbs perform different function. In these animals perform क्या करते हैं? Forelimbs different function. They have similar anatomical structure. All of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal and phalanges in their forelimb. Hence in this animal same structure develop along different direction due to adaptation of different need. Same structure क्या हुआ है? Develop हुआ है. कैसे हुआ है? Different direction ड्यू टू एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। स्ट्रक्चर क्या है? होमोलॉगस। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? होमोलॉगस। ठीक है, बोलो मेरे साथ साथ, बोलो। ठीक है, होमोलॉजी इंडिकेट क्या करता है? कॉमन एंसेस्ट्री। अदर एग्जाम्पल क्या है? वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन, वर्टिब्रेट हार्ट और ब्रेन। इन प्लांट आल्सो थॉर्न एंड टेंडल्स ऑफ बोगेनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी। अब मुझे बताओ कि सेम स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ड्यू टू एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, होमोलॉगस है। ठीक है, कॉमन एंसेस्ट्री दिखाता है, क्या परफॉर्म करेगा? डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, क्या क्या बता दिया था सर? वेल, बेट, चीता, ह्यूमन के फोरलिम्स है ना, वो डिफरेंट फंक्शन दिखाते हैं पर सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। मतलब ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये सब सेम है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, थॉर्न्स एंड टेंडल ऑफ कुकुरबिटा, थॉर्न्स एंड टेंडल और बोगेनविलिया एंड कुकुरबिटा, ये भी होमोलॉजी दिखाते हैं। होमोलॉजी किस पे बेस्ड करती है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और एनालॉजी किस पे रिफर करती है? सिचुएशन जो एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, कौन के विंग? बटरफ्लाई के और बर्ड्स के, वो भी एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर, ये एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है। ये क्या दिखाएंगे? बोलो, सिमिलर फंक्शन दिखाएंगे। ये एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है पर ये सिमिलर फंक्शन दिखाएंगे। एनालॉगस स्ट्रक्चर किसका रिजल्ट है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। एनालॉगस स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है? किसका रिजल्ट है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्व हुए हैं, किसके लिए? सेम फंक्शन के लिए, और इनके पास क्या है? सिमिलरिटी है। अदर एग्जाम्पल एनालॉजी के हैं आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। वन कैन से दैट it is similar habitat that has resulted in a selection of similar adaptive feature in different group of organisms but towards the same function. समझ में आया कि बिल्कुल नहीं आया? दोबारा सुनने की कोशिश करो। ठीक है, आई ऑफ ऑक्टोपस, मैमल्स, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, डॉल्फिन। मैंने कैसे याद किया था? पेंगुइन डॉल्फिन को क्या बोलना है? पेंगी डेंगी। क्या बोलना है? पेंगी डेंगी। ठीक है, और बी बटरफ्लाई बर्ड्स को क्या बोलना है? बीबी। ठीक है, तो बीबी ने मैमल आगे ना, ऑक्टोपस और मैमल, बीबी ने मैमल को अपनी पेंगी डेंगी आंखों से देखा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आंखों का मतलब आई ऑफ ऑक्टोपस, बीबी मतलब बटरफ्लाई बर्ड्स। ठीक है, हो पा रहा है क्लियर? ये एनाटॉमिकल सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है पर सेम फंक्शन दिखा रहे थे। हो पा रहा है? कि नहीं हो पा रहा है? आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये सिमिलर हैबिटेट, जिससे रिजल्ट क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडिटिव फीचर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड द सेम फंक्शन के लिए। ठीक है, सीड पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है। हो रहा है क्लियर? ये अनदर एग्जांपल है एनालॉजी का। स्वीट पोटैटो रूट का है, पोटैटो स्टेम का है। इन द सेम लाइन ऑफ आर्गुमेंट, सिमिलरिटी इन प्रोटीन और जीन परफॉर्म अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव क्लू टू कॉमन एंसेस्ट्री। ये बायोकेमिकल सिमिलरिटी क्या दिखाता है? पॉइंट टू सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हो पा रहा है क्लियर? सेम लाइन आर्ग्यूमेंट के कि प्रोटीन और जीन क्या दिखाता है? गिवन फंक्शन, परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, वो क्लू देगा, हिंट देगा टू कॉमन एंसेस्ट्री। ये बायोकेमिकल सिमिलरिटी पॉइंट टू सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ये जो बायोकेमिकल सिमिलरिटी है ना, क्या दिखाती हैं? पॉइंट मतलब इशारा देती हैं सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी,
structure similarity among diverse organisms. Man has bred selected plant and animal for agriculture. मैन ने क्या भाई किसकी ब्रेड दी? प्लांट को सिलेक्ट किया और एनिमल्स को फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स और सिक्योरिटी. ठीक है, मैन ने, समझ में आया ना? तो बच्चों को प्रोटीन और जीन वाली लाइन याद नहीं रहती, तो हम याद कर लेते हैं एक बार और. प्रोटीन और जीन ने गिवन फंक्शन के लिए एमॉन्ग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म क्या दिया? क्लू दिया, कॉमन एंसेस्ट्री के लिए. ठीक है, बढ़ू आगे. मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप. This intensive breeding program has created breeds that differ from other breeds. है ना, ये इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम ने क्या करा? क्रिएट करी ब्रीड जो डिफर करती हैं अदर ब्रीड से, डॉग्स की, है ना, बट स्टिल आर ऑफ सेम ग्रुप. है तो सब सेम ग्रुप की, कैनिडी फैमिली हो पा रहा है ना. इट इज़ आर्ग्यू दैट इफ विद इन 100 of years मैन कुड क्रिएट न्यू ब्रीड्स, कुड नॉट नेचर हैव डन द सेम ओवर मिलियन ऑफ ईयर. तो मैन ने तो भाई 100 सालों में बना दी, पर नेचर से मिलियंस ईयर में भी बनाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी. मैन ने इतनी आसानी से इतनी जल्दी कर दिया. ये बहुत अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, इसके दोनों चीज़ें. चलो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखते हैं. इवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन कहाँ से आया भाई? इंग्लैंड से. कलेक्शन करना है हमें मौत का. कब करना है? 1850 में. मतलब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन, it was observed that there were more white-winged moth tree पे than dark-winged moth. ठीक है, on melanized moth, dark-winged moth बोलो या melanized moth बोलो. However, in the collection carried out from the same area, but after, sorry, ये तो समझ में आ रहा है कि नेचर सेक्शन इंग्लैंड से आया, जहाँ पे आपने कलेक्शन किसका किया? मौत का किया था. कब? 1850 में, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो आपने, मैंने बता दिया था, वाइट विंग मॉथ ट्री पे ज़्यादा थी देन डार्क विंग मॉथ. डार्क विंग बोलो या मेलानाइज मॉथ बोलो. कलेक्शन कैरी आउट हुआ सेम एरिया से, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, मतलब 1920 में. तो मोर डार्क विंग मॉथ थी देन इन सेम एरिया. द प्रपोर्शन वाज रिवर्स. प्रपोर्शन रिवर्स हो गया. ठीक है. द एक्सप्लेनेशन पुट फॉर्थ फॉर दिस ऑब्जर्वेशन वाज द प्रेडेटर स्पॉट अ मॉथ अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड. तो प्रेडेटर क्या करेगा? स्पॉट कर लेगा मौत को अगेंस्ट अ कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड. ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड ट्री ट्रंक बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड शूट. तो पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड में ट्री ट्रंक क्या हो गई? डार्क हो गई. क्यों हो गई भाई? क्योंकि इंडस्ट्रियल स्मोक और शूट की वजह से. इस कंडीशन की वजह से जो वाइट विंग मौत थी वो सर्वाइव नहीं हो पाए ड्यू टू प्रेडेटर. डार्क विंग और मेलनाइज मौत सर्वाइव हो गई. ठीक है, हो पा रहा है क्लियर? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेट इन. ठीक है, थिक ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट वाइट कलर लाइकिन कवर द ट्री. ठीक है, जो थिक ग्रोथ होती है ना, ऑलमोस्ट वाइट कलर लाइकिन ने, उन्हें क्या कर दिया? कवर कर दिया ट्री को. इन दैट बैकग्राउंड द वाइट विंग मॉथ सर्वाइव हो गई. वाइट विंग मॉथ क्या हो गई? सर्वाइव हो गई. ठीक है, बट जो डार्क कलर की मॉथ है ना, वो पिक कर ली गई प्रेडेटर के द्वारा. डू यू नो लाइकिन कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर. लाइकिन को क्या यूज़ किया था? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर. दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पॉल्यूटेड. वहाँ ग्रो नहीं होंगे जहाँ पॉल्यूशन होगा. हैंस मॉथ दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज देमसेल्फ, मतलब दैट इज हाइड इन द बैकग्राउंड सर्वाइव. तो जो मॉथ है वो कैमोफ्लेज कर सकती है, मतलब एबिलिटी है कलर चेंज करने की. ठीक है, तो मतलब वो बैकग्राउंड में छुप जाएगी. जैसे ग्रीन कलर ही चेंज कर लिया तो पत्तियों की तरह बन गई. ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या चेंज कर लेगी? इसमें कैसे? वाइट विंग है वो डार्क विंग में बदल जाएगी. डार्क विंग वाइट विंग में. ठीक है, हो पा रहा है? सर्वाइव. द अंडरस्टैंडिंग सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, रूरल एरिया में काउंट ऑफ मेलेनिक मौत का लो होगा. दिस शो दैट एन मिक्स पॉपुलेशन होगी. दोज दैट कैन बेटर एडेप्ट, जो बेटर एडेप्ट कर पाएगा वो सर्वाइव होगा, पॉपुलेशन को बढ़ाएगा. ठीक है, रिमेंबर कोई भी वेरिएंट कम्प्लीटली वाइप्ड आउट नहीं होगा. ठीक है, आपने एक्सेस यूज़ किया हर्बिसाइड का, पेस्टिसाइड का, इससे क्या हुआ? रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी. ठीक है, क्या मिली? रेजिस्टेंट वैरायटी मिलेगी मच लेस टाइम स्केल में. दिस इज आल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल. ठीक है, इससे क्या होने वाला है? सुनो,
हमें रेजिस्टेंट वैरायटी मिल जाएगी। जैसे आपने एक्सेस यूज़ का हर्बिसाइड का यूज़ किया तो आपको रेजिस्टेंट वैरायटी मिल जाएगी बहुत कम समय में, ठीक है। ये तब भी ट्रू होगा जब माइक्रोब अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स और ड्रग अगेंस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल। जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म या सेल होंगे ना वो अपेयर इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ और ईयर एंड नॉट सेंचुरी। मंथ लगेंगे या ईयर लगेंगे, सेंचुरी नहीं रहेगी, ठीक है। ये एग्जांपल है इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एग्जांपल किसके हैं? इवोल्यूशन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। दिस आल्सो टेल अस इवोल्यूशन नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। इवोल्यूशन डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है। अगर हम डिटरमाइन के सेंस में देखें तो इट इज़ अ स्टोकोस्टिक प्रोसेस। मतलब स्टोकोस्टिक मतलब बेस्ड करती है चांस इवेंट पे, नेचर पे। चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, चांस इवेंट एंड चांस म्यूटेशन। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन? आपने डार्विन की चन्नी देखी? चलो गैलोपेगोस आइसलैंड जाते हैं, चलें, ठीक है। उसने ऑब्जर्व क्या किया था, बोलो? अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर। अमेजिंग डाइवर्सिटी क्या देखी? क्रिएचर की ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। स्मॉल ब्लैक बर्ड, उसे क्या बोला? डार्विन फिंच। अमेज हिम, जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी ना, ने क्या बोला? डार्विन फिंच। अमेज हिम, ही रियलाइज दैट देयर आर मैनी वेराइटी ऑफ फिंचेस। बहुत सारी डार्विन फिंच है भाई इन द सेम आइसलैंड। ऑल द वेराइटी उसने कंजक्टेड इवॉल्व ऑन द आइसलैंड इटसेल्फ। मतलब जितनी भी वेराइटी है ना वो आइसलैंड से ही इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। पहले इनका फीचर क्या था? ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर, सीड को खाती थी। मैनी अदर फॉर्म विद अल्टर्ड बीक एरोज, उनकी अल्टर मतलब चेंज हो गई बीक, ठीक है। तो इनेबल, उनने क्या इनेबल कर दिया? इंसेक्टिवोरस बन गई और वेजिटेरियन फिंचेस, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, किसका भाई प्रोसेस का हुआ? इवोल्यूशन का। किसका हुआ? इवोल्यूशन का प्रोसेस है भाई डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल area starting from point and laterally relating to radiating to other area of geography, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? इवोल्यूशन हमें डिफरेंट स्पीसीज बनानी है भाई, ठीक है, एक जोग्राफिकल एरिया में, ठीक है। स्टार्ट करना है एक पॉइंट से, एक पॉइंट से स्टार्ट करो और कहाँ पे जाना है? अदर एरिया ऑफ जोग्राफी। अदर एरिया ऑफ जोग्राफी या हैबिटेट, इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। बोलो एक साथ मेरे साथ। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट लेटरली रेडिएटिंग टू अदर एरिया ऑफ जोग्राफी। हो गया क्लियर? इसी को बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। डार्विन फिंच रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। एडेप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जांपल है। अनदर एग्जांपल कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलियन मार्supial। किसका? ऑस्ट्रेलियन मार्supial। जो नंबर ऑफ मार्supial है ना, ठीक है, वो हर कोई डिफरेंट है दूसरे से। इवॉल्व किससे हुए? एंसेस्ट्रल स्टॉक से, बट ऑल विद इन ऑस्ट्रेलियन आइसलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। जो नंबर ऑफ मार्supial हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। इवॉल्व किससे हुए? एंसेस्ट्रल स्टॉक से, पर सब ऑस्ट्रेलिया आइसलैंड के अंदर ही हैं, ऑस्ट्रेलिया आइसलैंड कॉन्टिनेंट। जब एक से ज़्यादा एक्टिव रेडिएशन होती है ना, है ना, व्हेन मोर देन वन एक्टिव रेडिएशन appear to have occur in isolated geographical area, ठीक है, एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो रही है, appear to have occur in isolated geographical area, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, तो इसे क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया वो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन दिखाते हैं इन इवॉल्व इनटू वैरायटी ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल ईच ऑफ विच appear to be similar to corresponding marsupial, प्लेसेंटल वॉल्फ एंड तास्मेनियन वॉल्फ मार्supial। हो पा रहा है क्या क्लियर? नहीं हो रहा सर बिल्कुल भी। जब एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन हो तो उन्हें कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? प्लेसेंटल मैमल है ऑस्ट्रेलिया में, उनने एडेप्टिव रेडिएशन दिखाया, दिखाया दिखाया कि नहीं दिखाया? इवॉल्व हो गए इनटू वेराइटी ऑफ सच प्लेसेंटल मैमल जो appear टू बी सिमिलर टू अ कॉरस्पॉन्डिंग मार्supial। सिमिलर है कॉरस्पॉन्डिंग मार्supial के, जैसे प्लेसेंटल वॉल्फ और तस्मानियन वॉल्फ, नाम बिल्कुल एक जैसे हैं पर दोनों अलग हैं। एक प्लेसेंटल मैमल है, एक ऑस्ट्रेलियन मार्supial है, ठीक है। इससे पहला वाला डायग्राम भी देखो, एडेप्टिव रेडिएशन का था। इसकी मुझे बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूँ। एक एक कंगारू था, उसकी एक बंदी थी। जो बंदी थी वो बहुत गंदी थी। तस्मानिया से लोग आए, जो तेरी बंदी है वो तो बहुत गंदी है, उन्हें बता दिया, ठीक है। तस्मानिया से लोग आए, उन्हें बता दिया जो तेरी बंदी है वो बहुत गंदी है, ठीक है। इसी बात को लेके कंगारू ने
अपनी बंदी को बैट से कूट दिया, बैट से कूट दिया, ठीक है। और सब लोगों ने बताया जो तेरी बंदी है उसका काला मल है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे कंगारू, बंदी का मतलब बैंडिड एंटीटर, बैंडिड एंटीटर हो गया। तस्मानिया से लोग आए, तस्मानिया वॉल्फ, उनने क्या बताया कि जो तेरी बंदी है वो बहुत गंदी है, गंदी का मतलब शुगर ग्लाइडर, गंदी है ना। बंदी का मतलब क्या है, दो है ना। तो और ये तो हो गया यहाँ पे। और जो तेरी बंदी को उसने इसी बात पे अपने बैट से कूट दिया, और ये भी बता रही थी कि उसका काला मल है, काला मल मतलब मोल, मार्सुपियल मोल, ठीक है। और उसने अपनी बंदी को कूट दिया, बैंडी कूट, ठीक है ना। किससे कूटा था, बैट से कूटा था, वॉम बैट, ठीक है। हो रहा है क्लियर। और इस तमाशे को कौन कौन देख रहा था, बोलो 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 बोलो। टाइगर कैट, मार्सुपियल रैट, और बस। इस तमाशे को कौन कौन देख रहा था, टाइगर कैट और मार्सुपियल रैट, हो गया। बड़े आगे। अब देखो इसमें मोल, मार्सुपियल मोल, ये किसका एग्जांपल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल का मोल, मार्सुपियल मोल, एंटीटर, नम्बेट। ये एंटीटर वाला अच्छा लगता है, एंटीटर नम्बेट। माउस, मार्सुपियल माउस, लेमूर, स्पॉटेड क्रस्ट, फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग फेरेंजेस, बॉबकैट, टस्मानियन टाइगर कैट, वॉल्फ, टस्मानियन वॉल्फ। हो रहा है क्लियर, बोलो हाँ, ठीक है। बढ़ रहा हूँ आगे। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन देखें, देखें। अब देखते हैं इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन भी है। तो हम कहाँ तक ख़त्म करेंगे आज का, बताओ। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी ख़त्म कर लें, फिर इसके बाद का हम अगले लेक्चर में देखें। चलो कर लेते हैं जितना हो सकता है। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ओरिजिनेट ऑन अर्थ। जो इवोल्यूशन किसके द्वारा हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। जो ट्रू साइंस में क्या है, स्टार्ट कब हुआ है, जब सेलुलर फॉर्म लाइफ की विद डिफरेंस इन मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी। डिफरेंस क्या है, मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में, ओरिजिनेट कहाँ पे हुए हैं, अर्थ पे। जो एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी है ना अबाउट इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। डार्विन थ्योरी की एसेंस, ठीक है, मतलब एसेंशियलिटी अबाउट इवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन के इज नेचर सेक्शन, ठीक है। इवोल्यूशन क्या है, नेचर सेक्शन। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म, जो अपीयरेंस का रेट न्यू फॉर्म का, वो डायरेक्टली लिंक कैसे होता है, लाइफ स्पेन और लाइफ साइकिल से, ठीक है। जो माइक्रोब डिवाइड करता है फास्ट, ठीक है, हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई और बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन हावर। भाई एक घंटे में मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बना ले। आप एक समझो एक बात को, कॉलोनी है बैक्टीरिया की, जैसे एप मान लो, जो ग्रो करती है गिवन मीडियम पे। उसके बाद बिल्ट है वेरिएशन इन टर्म ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज अ फेट कंपोनेंट, कि वो कि भाई पहले से ही उसमें एक इनबिल्ट वेरिएशन है कि वो क्या कर सकती है, बोलो बोलो बोलो। उनके पास क्या है, बोलो मेरे साथ साथ, कि यूज़ कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है फीड का, मतलब खा सकती है कंपोनेंट। चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन से बी। हमने मीडियम का कंपोजिशन बदल दिया, तो आप कौन सी पॉपुलेशन, बी, जो सर्वाइव कर सकती है न्यू कंडीशन में, कि अगर वो फीड कंपोनेंट को हटा दिया जाए और मीडियम बदल दिया जाए, एक पॉपुलेशन है बी जो सर्वाइव कर सकती है न्यू कंडीशन में, ये वाली मर्ज जाएगी, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रो होगी, आउटग्रो द अदर एंड अपेयर एज न्यू स्पीसीज, अपेयर कैसे हो जाएगी, न्यू स्पीसीज के रूप में। दिस वुड हैपन विद इन डेज, फॉर द सेम थिंग्स टू हैपन इन अ फिश और फाउल वुड टेक मिलियन ऑफ ईयर्स एज लाइफ स्पेन ऑफ दीज एनिमल आर इन ईयर्स, ठीक है। सेम थिंग्स को जैसे फिश और फाउल किया ना, उसमें मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगी। जो लाइफ स्पेन होता है ना इन एनिमल्स का, वो ईयर में होता है, ठीक है। हेयर वी से फिटनेस जो बी की होगी वो बेटर है ए से, अंडर न्यू कंडीशन। नेचर सेलेक्ट करती है, ठीक है, फिटनेस के लिए। नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, वन मस्ट रिमेंबर, जो सो कॉल्ड फिटनेस होती है ना वो किस पर बेस्ड करती है, कैरेक्टरिस्टिक जो हम इनहेरिट करते हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक विच आर इनहेरिटेड। हैंस देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस, जेनेटिक बेसिस होता है फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग is that some organisms are better adapted to survive in an otherwise hostile
इन्वायरमेंट। ठीक है, हो पा रहा है क्लियर कि एक जेनेटिक बेसिस होता है सेलेक्टेड के लिए और इवॉल्व होने के लिए। अनदर वे क्या है सेइंग कहने का, सेम थिंग्स होती है ना, सेम ऑर्गेनिज्म में बेटर एप्ट होती है सर्वाइव इन एन अदरवाइज हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। एडिटिव एबिलिटी इनहेरिट होती है ना। इसके बाद जेनेटिक बेसिस होता है। फिटनेस एंड रिजल्ट होता है एबिलिटी टू एडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाई नेचर। फिटनेस क्या है, एंड रिजल्ट है एबिलिटी टू एडेप्ट और सिलेक्टेड बाई नेचर। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचर सिलेक्शन दो की कॉन्सेप्ट हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के। इवन बिफोर डार्विन फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं कौन से, लेमार्क, उनने भी यही कहा था इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैड अकर बट ड्राइवन बाई यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे किसी ऑर्गन को वो उतना ही बढ़ेगा, जितना डिसयूज़ करोगे, ठीक है, मतलब कम यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा खराब होगा। उसने एग्जांपल दिया जिराफ का, जो टॉल ट्री है तो उसकी लीव्सों को खाना चाह रहा था तो गर्दन को यूँ बढ़ा रहा था। जितनी ज़्यादा गर्दन को उसने यूज़ किया उसकी गर्दन लंबी हो गई। जिराफ की लंबी गर्दन देखी है कि नहीं। हैड टू अडेप्ट बाई इलोंगेशन ऑफ देयर नेक एज दे पास ऑन द एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इलोंगेटेड नेक टू सक्सीडिंग जनरेशन। और उसी ने ये गर्दन बढ़ाने वाला कैरेक्टर किसको दे दिया, अपनी जनरेशन को दे दिया। ठीक है, उनके जो बच्चे हुए उनकी भी गर्दन बड़ी बड़ी आई। ठीक है, तो जिराफ, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। ठीक है, जिराफ स्लोली ओवर ईयर्स केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक, धीरे धीरे करके साल दर साल, पर कोई ने भी ये मनगढ़ंत कहानी को विश्वास नहीं किया। इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या रिजल्ट है प्रोसेस का। ठीक है, देखते हैं। द वर्ल्ड वी सी इन एनिमेट एंड एनिमेट इज ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। जब हम स्टोरी देखते हैं वर्ल्ड की तो हम इवोल्यूशन को कैसे करते हैं, एक प्रोसेस के रूप में। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब हम लाइफ देखते हैं अर्थ पे तो हम इवोल्यूशन को कैसे करते हैं, कॉन्सिक्वेंस है, मतलब एक तरह से रिजल्ट है प्रोसेस का, कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस। तो हम क्या बोलें, इसे प्रोसेस बोलें या रिजल्ट बोलें, अभी तक हम कंफर्म नहीं, क्लियर नहीं है। ठीक है, तो दोबारा सुन लो कि हमने जब इनएनिमेट, नॉन लिविंग और लिविंग देखी, यही सक्सेस स्टोरी है। जब हम वर्ल्ड की स्टोरी को देखते हैं तो इवोल्यूशन एक प्रोसेस की तरह है, कि वर्ल्ड में यार इवोल्यूशन कैसा है, प्रोसेस की तरह। जब हम स्टोरी लाइफ पे देखते हैं अर्थ की, ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या है, कॉन्सिक्वेंस है, मतलब रिजल्ट है प्रोसेस का। जो नेचुरल सिलेक्शन है, हो पा रहा है क्लियर, हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, पहले ये बताओ। जब लाइफ देखिए अर्थ पे तो क्या देखा, कॉन्सिक्वेंस। जब वर्ल्ड को देखा तो एक प्रोसेस। ठीक है, अर्थ पे लाइफ तो आप बोलना कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब रिजल्ट। ठीक है, और प्रोसेस का बोलोगे तो स्टोरी ऑफ वर्ल्ड को। इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस किस पर काम कर रहे थे, पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन ऑन पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन क्या लिखा हुआ है बच्चों को समझ में नहीं आता। ऑन पॉपुलेशन एक बुक का नाम है। ठीक है, एक था चार्ल्स लायल, ठीक है, एक थे थॉमस माल्थस। दोनों की बुक्स अलग अलग हैं। थॉमस माल्थस की आपकी बुक दे रखी है एनसीईआरटी में, पॉपुलेशन वाली। पॉपुलेशन जियोलॉजी थी बुक का नाम, पर इन्हें सिर्फ पॉपुलेशन ही दिया है। इससे इन्फ्लुएंस हुए थे डार्विन। इस बुक को पढ़ के भाई, है ना, थॉमस माल्थस ने दी थी। ठीक है, उनके ऊपर थी। नेचर सिलेक्शन बेस्ड होता है सर्टेन ऑब्जर्वेशन जो फैक्चुअल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन स्टेबल होती है एक साइज में, एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन तो आते रहते हैं कि जैसे सर्दियों में किसी का ब्रीडिंग सीजन बढ़ गया, बच्चे ज़्यादा हुए। ठीक है, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। नो टू इंडिविजुअल अलाइक, दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हो सकते, वो सुपरफिशियली कैसे भी सिमिलर दिखें। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन आर इनहेरिट, मोस्ट ऑफ द वेरिएशन कैसे होते हैं, इनहेरिट। फैक्ट दैट थियोरेटिकल पॉपुलेशन साइज वो कैसे ग्रो होती है, एक्सपोनेंशियल, अगर everybody reproduce maximally. This fact can be seen in a growing bacterial population and this fact that population size वो reality में क्या होता है, limited, है ना, means that there had been competition for resource, competition होगा resource के लिए, कुछ survive करेंगे, grew at a cost of other, दूसरे की cost पे रहेंगे, वो flourish नहीं होंगे। Novelty and brilliant insight of Darwin was that he asserted that variation, तो नोवेलिटी और ब्रिलियंट इंसाइट क्या है डार्विन की,
तो उसने अजेट क्या किया, जो वेरिएशन होते हैं ना वो हेरिटेबल होते हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे पे जाएंगे, ठीक है, एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू। तो और वो क्या करेंगे, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बेटर कराएंगे फॉर फ्यू, एडेप्टेड टू हैबिटेट बेटर, विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव्स मोर प्रोजेनी, कि भाई इनेबल हो जाएगा और रिप्रोड्यूस करेगा और बच्चे ज़्यादा देगा, ठीक है। उनके हिसाब से ये था कि लिव द फिटेस्ट का रूल चलता था, जो ज़्यादा फिट होगा वो ज़्यादा फिटनेस का मतलब उनके हिसाब से था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अभी ये सब चीज़ें लाइन आने वाली हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। हैंस फॉर अ पीरियड टाइम बहुत सारी जनरेशन निकली, सर्वाइवर विल लीव मोर प्रोजनी एंड देयर वुड अ चांस इन अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू फॉर्म अपीयर टू अराइज। तो सर्वाइवर जो होगा ना वो ज़्यादा बच्चे देगा और चांस है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में, और न्यू फॉर्म जो होगा ना अपीयर होगा अराइज। मैकेनिज्म देखें एवोल्यूशन का, देखेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म एवोल्यूशन का देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पीशीशन अकर, कैसे स्पीशीशन होता है। इवन दो मेंडल हैड टॉक ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंस फिनोटाइप, मेंडल ने किसके बारे में बात करी थी, इनहेरिटेबल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं फिनोटाइप को। डार्विन ने इग्नोर कर दिया था इस ऑब्जर्वेशन को, साइलेंस ले ली थी, चुप्पी साध ली थी। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी हगो डीवराइज, कौन आए, हगो डीवराइज, जो काम किस पे कर रहे थे, बोलो, इवनिंग प्राइमरोज पे। उनने म्यूटेशन का आइडिया दिया। उनने बोला कि लार्ज डिफरेंस अराइज आ जाते हैं सडनली, लार्ज डिफरेंस कैसे आ जाते हैं, सडनली आ जाते हैं पॉपुलेशन में। उनने बोला कि म्यूटेशन ने क्या कराया, इवोल्यूशन, और जो माइनर वेरिएशन है हेरिटेबल, दैट डार्विन टॉक अबाउट, माइनर जो वेरिएशन आ रहे हैं डार्विन टॉक अबाउट, तो वो सब म्यूटेशन ही है भाई, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है ये माइनर वेरिएशन जो डार्विन बोलते हैं ना कि ये हो गया छोटा सा तो है ना ये वेरिएशन आ गया, नहीं, वो सब कहता है कि म्यूटेशन है, सब कुछ क्या है म्यूटेशन। कौन, हगो डिवराइज, ठीक है। म्यूटेशन रैंडम एंड डायरेक्शनल प्रोसेस है, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन लेस है, ठीक है, किसके हिसाब से, हगो डिवराइज के हिसाब से, ठीक है, रैंडम और डायरेक्शन लेस। पर डार्विन की जो वेरिएशन है स्मॉल है और डायरेक्शन नल है। इवोल्यूशन फॉर डार्विन, डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन कैसा है, ग्रेजुअल, और डीवराइज के हिसाब से म्यूटेशन ने क्या करा, स्पीशीशन, और एक क्या बोलते हैं सॉल्टेशन, इसी को क्या बोलते हैं सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है। स्टडी इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, आपने पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ, ठीक है। ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी, ठीक है, लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी, ठीक है। हार्डी विनबर्ग का एक्विलिब्रियम देख लें, हार्डी विनबर्ग का प्रिंसिपल, इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट अकरेंस ऑफ अलील ऑफ अ जीन। आपने लोकस देखा होगा, फ्रिक्वेंसी जो सपोर्ट किया थी कि रिमेन फिक्स रहेगी और इवन रिमेन सेम रहेगी। दो जनरेशन, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज़ यूज इन अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन से भाई पता चलेगा ये चीज़, ठीक है। तो आ रहा है ना समझ में। तो प्रिंसिपल से ये करता है कि अलील फ्रिक्वेंसी है ना पॉपुलेशन में स्टेबल रहती है, कांस्टेंट रहती है जनरेशन से जनरेशन। जीन पूल या टोटल जीन या अलील पॉपुलेशन में कांस्टेंट रहता है, यही क्या बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल अलील फ्रिक्वेंसी, जितनी भी फ्रिक्वेंसी है ना अलील की कितनी है, वन। इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी जैसे कि हम पी क्यू बोलाएं ना, इन अ डिप्लॉयड पी एंड क्यू रिप्रेजेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ अलील ए एंड अलील स्मॉल ए। फ्रिक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल में पॉपुलेशन में उसे बोलते हैं पी स्क्वायर। ये स्टेट क्या करती है अनदर वे में कि probability that an allele A with a frequency of p appear on both chromosomes of a diploid individual is simply the product of probability, that is p square. Similarly, for small a q square of capital A small a 2pq. Hence p square plus q square plus 2pq is equal to 1. ये बाइनोमियल क्या है, ये एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर। जब फ्रिक्वेंसी मेजर होती है डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज। डिफरेंस आना या डायरेक्शन में इंडिकेट क्या करता है कि इवोल्यूशन में क्या क्या चेंज आ रहा है। डिस्टर्बेंस होना जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में, दैट इज चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ अलील। चेंज होना फ्रिक्वेंसी अलील की एक पॉपुलेशन में वुड देन बी इंटरप्रिटेड एज अ रिजल्ट इन इवोल्यूशन। तो ये कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं कि रिजल्ट किसका है, इवोल्यूशन का।
5 फैक्टर जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हार्डी विन को। कौन कौन से हैं? जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। बोलो मेरे साथ साथ, जीन माइग्रेशन बोलो, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। मैंने इसे याद किया था। हमारे यहाँ कौन सा नेट चलता है आजकल, 3G या 4G? सर 4G। तो 4G MN, MN मतलब मुस्कान, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, 4G हो गए। M मतलब म्यूटेशन और N का मतलब नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस, जब माइग्रेशन हो सेक्शन एक पॉपुलेशन का दूसरे प्लेस पे, पॉपुलेशन अगर जीन फ्रिक्वेंसी चेंज होती है ओरिजिनल की और न्यू पॉपुलेशन की। न्यू जीन अलील एडेड होते हैं न्यू पॉपुलेशन में और लॉस्ट हो जाते हैं ओल्ड पॉपुलेशन से। न्यू जीन या अलील ऐड होते हैं न्यू पॉपुलेशन में और लॉस्ट हो जाते हैं ओल्ड पॉपुलेशन में। तो जीन फ्लो होगा अगर जीन माइग्रेशन हैपन होगा मल्टीपल टाइम। अगर चेंज बाई चांस होता है तो उसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। समटाइम द चेंज इन अलील फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज। चेंज होता है ना अलील का फ्रिक्वेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इन अ न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। और क्या बन जाता है? डिफरेंट स्पीसीज। जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होती है ना वो फाउंडर हो जाती है, उसी को इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन बिकम फाउंडर और इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एक्सटिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन जब सिलेक्ट होता है ना, इससे ऑब्जर्वेशन क्या होता है? न्यू फिनोटाइप का, ठीक है। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि जो प्री एक्सटिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन होते हैं ना, उससे क्या होता है? न्यू फिनोटाइप बन जाता है। अगर ओवर फ्यू जनरेशन के बाद दिस विल रिजल्ट इन स्पेशिएशन, तो फ्यू जनरेशन के बाद हो जाएगा स्पेशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ भी रहा है या सब जा रहा है? बताओ। चलो मैं समझ सकता हूँ कि आपको क्या क्या नहीं आया। देखो आपने यहाँ तक पढ़ लिया था, जब जीन या एलील ऐड हो पॉपुलेशन में, लॉस्ट हो जाता है ओल्ड पॉपुलेशन पे, जीन फ्लो होगा अगर जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होता है, ठीक है। बाई चांस होगा तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा, ठीक है। अगर एलील की फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, चेंज होना एलील की फ्रिक्वेंसी का सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, जिससे वो क्या बन जाए? डिफरेंट स्पीसीज। जो ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन होती है ना वो फाउंडर होती है और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग जो एडवांटेज म्यूटेशन है ना, इनसे ऑब्जर्वेशन क्या होता है? न्यू फिनोटाइप का, ठीक है। ओवर फ्यू जनरेशन इससे क्या होगा? स्पेशिएशन। नेचुरल सिलेक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे हेरिटेबल वेरिएशन इनेबल होंगे बेटर सर्वाइवल एंड इनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ हेरिटेबल वेरिएशन है ना वो सर्वाइव होंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे जिससे ज़्यादा बच्चे मिलें। क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट द वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, वेरिएशन किसकी वजह से आना? म्यूटेशन की वजह से हो पा रहा है। और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, म्यूटेशन की वजह से या गैमेटोजेनेसिस की वजह से या जीन फ्लो की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, इससे क्या होता है? चेंज फ्रिक्वेंसी होती है जीन की या एलील की फ्यूचर जनरेशन में, कपल टू इनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस। नेचुरल सिलेक्शन क्या बताता है? स्टेबलाइजेशन दिखाता है, जहाँ पर मोर इंडिविजुअल क्या एक्वायर करेंगे? जो मोर इंडिविजुअल वो एक्वायर, बताओ इसका शेप ऐसी आती है, मेन कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। डायरेक्शन में मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन, अदर देन मतलब मीन यहाँ की साइड जा सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? देखो यूँ करके यहाँ चले जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर डिसरप्टिव होते हैं, जहाँ पर दोनों साइड पीक आएंगी पर बीच में नहीं आएगी ना, बीच में नहीं आएगी, दोनों साइड पीक आएंगी, यहाँ की साइड भी और यहाँ की साइड भी, ठीक है। मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट एंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब सेलुलर लाइफ फॉर्म पर चलते हैं, जहाँ पर फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पे। जो मैकेनिज्म है हाउ नॉन सेलुलर एग्रीगेट, कैसे नॉन सेलुलर एग्रीगेट तो जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल बन गए, could evolve into the cell with a membranous envelope, membranous जो envelope था वो not known, कोई जानता नहीं था। some of these cell had ability to release oxygen, कुछ के पास थी कि मैं ऑक्सीजन रिलीज कर दूंगी, ठीक है। the reaction could have been, ठीक है,
रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है ना वो भी उसी की तरह है, लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में होती है, जहाँ पर वाटर कैसे होता है, स्प्लिट हो जाता है सोलर एनर्जी की मदद से, कैप्चर्ड और चैनलाइज होता है बाय एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। चैनलाइज कैसे होता है, एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। स्लोली सिंगल जो सेल ऑर्गेनिज्म होता है ना वो मल्टीसेलर लाइफ फॉर्म में बदल जाएगा 500 मिलियन ईयर्स के बाद, ठीक है, सॉरी मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स आए जो एक्टिव थे, जॉलेस फिश मतलब वर्टिब्रेट्स इवॉल्व कब हुए, 350 मिलियन ईयर्स एगो। सी वीड्स और फ्यू प्लांट कब एग्जिस्ट हुए, 320 मिलियन ईयर्स एगो। वी आर टोल्ड दैट फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म हुआ है ना इन्वेडेड लैंड और प्लांट, पहले जो ऑर्गेनिज्म लैंड पे थे वो प्लांट थे, जो वाइड स्प्रेड हो गए लैंड पे जब एनिमल ने इन्वाइट किया लैंड पे। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, फिश जो स्टाउट है उसके पास या स्ट्रॉन्ग फिन्स है वो लैंड पे भी जा सकती है और वाटर में भी जा सकती है, ठीक है। दिस वॉज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। 1938 में आपने एक फिश पकड़ी थी, क्या नाम था उसका, साउथ अफ्रीका में, सीला कैंथ, जो क्या है सोची गई थी कि वो एक्सटिंक्ट हो गई। दीज एनिमल कॉल्ड लोफिन्स, ये एनिमल्स क्या हैं, लोफिन्स, जो इवॉल्व किसमें हुए हैं, एम्फीबियम में, फर्स्ट एम्फीबियम में, बोलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जो लॉब फिन्स हैं वो किस में इवॉल्व हुए हैं बताओ, फर्स्ट एम्फीबियम में, जो लैंड पे भी मूव करते हैं और वाटर पे भी मूव करते हैं, ठीक है। दे आर नो स्पेसिमेन ऑन द लेफ्ट, मतलब कोई भी रह नहीं गया है। हाउ दे आर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग एंड सैलमेंडर, ये किसके एंसेस्टर हैं, मॉडर्न डे फ्रॉग के और सैलमेंडर के। एम्फीबिया इवॉल्व किस में हो जाएगा, रेप्टाइल में। एम्फीबिया किस में इवॉल्व हो जाएगा बताओ, रेप्टाइल में। दे ले थिक शेल एग विच डू नॉट ड्राई अप इन द सन, ये क्या देंगे, थिक मोटे शेल एग जो ड्राई अप नहीं होंगे सन में। अनलाइक दोस्त ऑफ एम्फीबिया, जैसे कि एम्फीबिया हो पा रहा था, ठीक है। अगेन वी ओनली सी द मॉडर्न डे डिसेंट, हम क्या देखते हैं, मॉडर्न डिसेंट देखते हैं। टर्टल देखते हैं कि नहीं, टॉर्टोइज देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्रोकोडाइल देखते हैं कि नहीं देखते हैं। नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स और सो रेप्टाइल ऑफ, हम नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स में गए तो रेप्टाइल हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट, बोलो डिफरेंट शेप के और साइज के, जो डोमिनेट करेंगे अर्थ पे। जाइंट फन का नाम सुना है, टाइडोफाइट का, जो प्रेजेंट है, पर ये सब गिर गिर के क्या बन गए, कोल्ड डिपॉजिट बन गए स्लोली। कुछ लैंड रेप्टाइल हैं जो वाटर में चले जाते हैं और इवॉल्व किस में जाते हैं, फिश लैग रेप्टाइल में, उन्हें बोलते हैं, बोलो इक्थियोसॉरस। मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। शीला कैंथ को क्या आपको याद करना है, कैटरीना कैफ से शीला थी, ठीक है। तो मॉडर्न डे की आज ये फ्रॉग और सेलेमेंडर है, मॉडर्न डे में शीला ही तो मिलती है, ठीक है। अब सुनो एक और बात, जो ये ऐसा एम्फीबिया है जो कहाँ पे मिलता है, बोलो बोलो, लैंड पे भी मिलेगा और वाटर पे भी, ठीक है, बोलो लैंड पे भी मिलेगा और वाटर पे भी, ठीक है। अब मैं बताऊँ, मैंने बोला कि जाइंट फंड वाला लाइन बोल दी थी कि कुछ लैंड रेप्टाइल हैं वो वाटर में चले गए और इवॉल्व हो गए फिश लैग रेप्टाइल में, वो 200 मिलियन ईयर्स है वो इक्थियोसॉरस। इस लाइन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है सीलाकेंथ वाली लाइन से। वो क्या कह रहा हूँ, वो लैंड पे भी रहते हैं वाटर पे भी, ये लैंड रेप्टाइल हैं जो वाटर में चले जाते हैं और इवॉल्व हो जाते हैं फिश लैग रेप्टाइल में। 200 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था ये काम, इक्थियोसॉरस। लैंड रेप्टाइल ऑफकोर्स डायनासोर, जो बिगेस्ट ऑफ देम है टायरानोसॉरस रेक्स, कितना है 20 फीट है हाइट में। उसके पास सम डेगर लैक टीथ है, 65 मिलियन ईयर्स है वो। चलें, डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए अर्थ से, वी डू नॉट नो कि रीज़न क्या है। सम से कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ और उन्हें मार दिया, कुछ कहते हैं कि इवॉल्व हो गए बर्ड में। पर ट्रुथ इन दोनों के बीच में कि स्मॉल साइज रेप्टाइल ऑफ दैट एरा वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, आज भी वो हैं। फर्स्ट मैमल कैसा होता है, शिरु की तरह, छिचुंदर की तरह। फॉसिल वो स्मॉल साइज हैं। मैमल विविपेरस होते हैं, बच्चे देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अनबॉर्न यंग को इनसाइड द मदर बॉडी। मैमल्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सेंस कर लेंगे, अवॉइड करेंगे डेंजर को एटलीस्ट, कम से कम। जब रेप्टाइल आए तो मैमल आ गए अर्थ में। साउथ अमेरिका की बात है, साउथ अमेरिका के जो मैमल होते हैं ना किसको रिजेंबल करते हैं, हॉर्स को, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट, ठीक है। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई जब साउथ अमेरिका ने ज्वाइन क्या कर लिया, नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। साउथ अमेरिका ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, तो ये एनिमल को ओवर रिडन कुचल दिया गया बाई नॉर्थ अमेरिका फॉना।
ड्यू टू सम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मिले दी पाउच एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव। तो सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से पाउच एनिमल जो ऑस्ट्रेलिया के थे वो सर्वाइव हो गए क्योंकि कंपटीशन मिला नहीं अदर एनिमल से। ठीक है, दोबारा सुनो इसको। साउथ अमेरिका ने ज्वाइन किया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साउथ अमेरिका ने ज्वाइन किया नॉर्थ अमेरिका, तो एनिमल को ओवर रिडन कुचल दिया गया एक तरह से नॉर्थ अमेरिका के फौना ने, एनिमल्स ने। अगर सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जो ऑस्ट्रेलिया के पाउच एनिमल थे बच गए। ठीक है, हो पा रहा है क्लियर। लेस्ट वी फॉरगेट सम एनिमल जो बिल्कुल ही पानी में रहते हैं, फुल पानी में रहते हैं। भाई आपने व्हेल का नाम सुना है, डॉल्फिन का नाम सुना है, वो पानी में रहती हैं, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। और सील एंड सी काऊ, सील्स और सी काऊ बच्चे नहीं बता पाते, और व्हेल और डॉल्फिन तो हर बच्चा बता देता है। ठीक है, सील और सी काऊ भी एग्जाम्पल है। हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, ये स्पेशल स्टोरी है एवोल्यूशन की, आप इनके बारे में हायर क्लास में पढ़ोगे। जो मोस्ट सक्सेस स्टोरी है एवोल्यूशन की, जो मैन की लैंग्वेज के साथ है, लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। रफ स्केच देखते हैं एवोल्यूशन लाइफ फॉर्म का। टाइम ऑन जियोलॉजिकल स्केल इंडिकेट फिगर 7.9 7.10। ठीक है, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन 15 मिलियन ईयर्स एगो। प्राइमेट जो कौन सा बोलते हैं, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस एग्जिस्ट करते थे कौन, 15 मिलियन ईयर्स एगो। कौन कौन से प्राइमेट, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ये हेयर ही होते हैं और वॉक लाइक कैसे करते हैं, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। रामापिथेकस मोर मैन लाइक हैं, ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक हैं। रामापिथेकस मैन की तरह दिखती हैं और ड्रायो एप की तरह दिखती हैं। फ्यू फॉसिल्स जो होते हैं ना मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया। कुछ फॉसिल्स मैन के जैसे कि बोन की तरह दिखते हैं वो डिस्कवर कहाँ पे हुए हैं, इथोपिया एंड तंजानिया में। ये रिवील क्या करते हैं, होमोनिड फीचर, और लीडिंग टू द बिलीफ दैट अबाउट 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो मैन लाइक प्राइमेट जो वॉक किस में करता है, ईस्टर्न अफ्रीका में। ये क्या बिलीफ दिखाता है कि 3 से 4 मिलियन एगो जो मैन, कौन कौन से प्राइमेट हैं, मैन लाइक प्राइमेट है ना, वॉक किस में करते हैं, ईस्टर्न अफ्रीका में। वो टॉल नहीं है 4 फीट से, बट वॉक कैसे करेंगे, राइट। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो प्रॉब्ली लिव किस में करता था, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। एविडेंस शो दैट दे हंटेड विद स्टोन वेपन, ये वो हंट किससे करता था, स्टोन के वेपन से। ठीक है, कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। 2 मिलियन ईयर्स एगो मिला था, बताओ 15 मिलियन ईयर्स एगो कौन मिला था, डायोपिथेकस, रामापिथेकस। रामा कौन थे, मैन लाइक थे, डायो कौन थे, एप लाइक थे। कुछ इथोपिया और तंजानिया में दिखे थे, उन्हें होमोनिड फीचर दिखाया। ठीक है, ठीक है कि नहीं, लीडिंग टू, सॉरी, दे रिवील होमोनिड फीचर लीडिंग टू बिलीफ 3 से 4 मिलियन ईयर्स एगो जो मैन लाइक प्राइमेट थे वो ईस्टर्न अफ्रीका में मिले, जो टॉलर नहीं थे 4 फीट से, पर वो घूम सीधे सीधे रहे थे, वॉक अप राइट। 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो लिव करता है ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में। वो क्या एविडेंस क्या बताया कि भाई ये हंट किससे करते हैं, स्टोन वेपन से, पर खाते सिर्फ फ्रूट हैं। कुछ सम ऑफ द बोन एमोंग बोन्स डिस्कवर वर डिफरेंट, तो बोन्स को डिस्कवर किया वो दोनों डिफरेंट नहीं। दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमोनिड एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। तो ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह फीचर लगा, इसे बोला ह्यूमनिड और होमो हैबिलिस बोला। ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी, 650 से 800। ठीक है, उसे होमो हैबिलिस बोल दिया गया ना। ये मीट नहीं खाते थे, अभी तक मीट किसी ने नहीं खाया। फॉसिल जो डिस्कवर किए गए जावा जावा में, ठीक है, 1891 में, तो रिवील क्या करा, नेक्स्ट स्टेज होमो इरेक्टस जो कितने आए, 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। होमो इरेक्टस के पास क्या है, बहुत बड़ा ब्रेन है, कितना है भाई, 900 सीसी का। ठीक है, होमो इरेक्टस क्या खाता है, मीट खाता है कि नहीं खाता है, खाता है। नेंडरथल मैन जिसका ब्रेन साइज कितना है, 14 सीसी का, जो नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, कहाँ पे रहता है, नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, बिटवीन 100,000 से 40,000 ईयर बैक। ये हाइड करते हैं, दे यूज़ हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, अपनी बॉडी को छुपाते हैं और बरी कर देते हैं, अपने दफना देते हैं डैड को। होमो सेपियंस कहाँ पे अरोज करता है बताओ, अफ्रीका में, और मूव करता है कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट रेस, और किसमें,
डेवलप हो जाता है डिस्टिंक्ट रेस में। ड्यूरिंग आइस एज की बात सुनिए, जहाँ 75,000 से लेके 10,000 ईयर एगो मॉडर्न होपो सेपियंस एरोस प्री हिस्टोरिक केवाट डेवलप होती है अबाउट 18,000 ईयर्स एगो। 75,000 से लेके 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमो सेपियंस आ गए। मैं बोलूँ नेंडरथल मैन की ब्रेन साइज कितनी है? 1400। कब आए थे भाई? नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते हैं। 100,000 से लेके 40,000 ईयर बैक तब आए थे। आइस एज की बोलो तो 75,000 से लेके 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमो सेपियंस आए थे। प्री हिस्टोरिक केवाट कब डेवलप हुई थी? 18,000 ईयर्स एगो। जहाँ पर केव पेंटिंग है ना, वो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन ने बनाई थी। कहाँ पे दिखती है? भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट है ना, कहाँ पे दिखती है? भीमबेटका रॉक शेल्टर रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर कब आई? 10,000 ईयर बैक ह्यूमन सेटलमेंट के बाद। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर आ गई भी। ठीक है, 10,000 ईयर्स एगो। 10,000 ईयर्स एगो कुछ और भी चीज़ आई थी, बताओ क्या आई थी? सर आइस एज। अरे बेटा वो 75,000 से लेके 10,000 है सर, रेंज तो है। ठीक है, और 18,000 ईयर एगो क्या है भाई? प्री हिस्टोरिक केवाड़ भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश में। ठीक है, हो पा रहा है। रेस्ट ऑफ वॉट हैपन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। रेस्ट क्या है भाई? ह्यूमन हिस्ट्री का पार्ट है ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, यहाँ जाकर आपका चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, थोड़ी सी भी हेल्प करी हो आपकी, थोड़ी सी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ भी अच्छा बताया है, कुछ अच्छी ट्रिक लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो मोर एंड लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, बाय बाय। आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है।